स्टार्ट करते हैं गाइडेंस चैप्टर 58 की पार्ट 3 की वीडियो को। फंक्शन ऑफ ब्रेन इन कम्युनिकेशन। अच्छा, ब्रेन के मुख्तलिफ फंक्शंस में से ये जो कम्युनिकेशन वाला काम है ना, इसको हम काफी अच्छा स्टडी कर सके हैं। वजह ये है कि देखो, अगर हम मुख्तलिफ न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं तो हमें साफ नजर आता है कि पेशेंट की कम्युनिकेशन डिटोरिएट हो रही है या क्या चेंजेस आ रही है पेशेंट की कम्युनिकेशन में। तो हमें पता चलता है कि भाई कम्युनिकेशन के कौन से स्टेप्स को ब्रेन का कौन सा एरिया कंट्रोल कर रहा है। एक प्रॉपर मैपिंग वगैरह हमारे सामने आ जाती है। तो शुक्र है इस फंक्शन को काफी अच्छा स्टडी कर सके हैं। देखते जाने वाली क्या स्टडी किया। तो ये कम्युनिकेशन में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि आप कोई चीज परसीव करते हो, कोई चीज पढ़ते हो या कोई किसी की बात सुनते हो, जो भी है आपको कोई ना कोई मैसेज दिमाग में मिलता है, कोई बात पता चलती है, परसीव करते हो और फिर उसके मुताबिक आप बोलते हो। ये है ना कम्युनिकेशन में। तो यानी कि एक हो गई हमारे पास इनपुट और एक होगी हमारे पास आउटपुट। तो दो चीजें हैं। ये जो इनपुट है ये हमने देखा है कि या सुनने के थ्रू आ सकती है या देखने के थ्रू आ जाती है। यानी कि या इसमें आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा और ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया समझेंगे भाई ये वर्ड्स हैं, और फिर वर्निकीज एरिया समझेगा कि भाई इन वर्ड्स का मानी मफहूम क्या बनता है। या विजुअल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा कि विजुअल कॉर्टेक्स बताएगा भाई मैं ये इमेज देख रहा हूँ, फिर एंगुलर गैरस बताएगा कि ये अल्फाज लिखे हुए हैं, और फिर वर्निकीज एरिया उन अल्फाज के मानी मफहूम को समझेगा कि भाई इनका मफहूम क्या है। सही। अच्छा, अगर तो ये एंगुलर गायरस वगैरह या ये जो एसोसिएशन एरिया ये खराब हो जाए तो पहले हम एक को देखते हैं। अगर एंगुलर गायरस खराब हो जाए तो मैं वर्ड्स को रीड नहीं कर सकूंगा। इसको हम नाम देते हैं विजुअल रिसेप्टिव एफेजिया या वर्ड ब्लाइंडनेस। दूसरी तरफ अगर मेरे ऑडिटरी कॉर्टेक्स के एरिया खराब हो जाए तो मैं आवाज़ तो सुन रहा हूँ लेकिन समझ नहीं सकूंगा कि ये क्या अल्फाज हैं। तो इसको हम कहेंगे ऑडिटरी रिसेप्टिव एफेजिया या वर्ड डेफनेस। सही होगी बात। अच्छा, अगर वर्निकीज एरिया खराब हो जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है मैं सुन तो पा रहा हूँ और मुझे पता भी चल रहा है कि ये क्या अल्फाज है, लेकिन मैं उन अल्फाज का मतलब नहीं समझ सकूंगा। वेरी सिमिलरली मैं देख तो पा रहा हूँ और मैं रीड भी कर सक रहा हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे क्या मकसद है, ये क्या सवाल पूछना चाह रहा है या क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा है, वो समझ नहीं आएगा। तो अगर वर्निकीज एरिया खराब हुआ है और ये सारे काम हो रहे हैं तो इसको हम कहते हैं वर्निकीज एफेजिया। सही। और अगर वर्निकेज एरिया के साथ साथ ये वाले एरिया भी खराब हो जाएंगे, यानी कि इर्द गिर्द भी आपके पास लीजन फैलना शुरू हो जाएगी, तो आप समझ तो सकोगे नहीं बल्कि आप रीड भी नहीं कर सकोगे, प्रॉपर्ली सुन भी नहीं सकोगे अल्फाज को। ये वाले इशूज भी आना शुरू हो जाएंगे। इसको हम नाम देते हैं ग्लोबल एफेजिया। सही होगी बात। तो अगर सिर्फ ये एरिया इन्वॉल्व है, क्या नाम देंगे हम इसको? इसको हमने कहा था विजुअल रिसेप्टिव एफेजिया या फिर ऑडिटरी रिसेप्टिव एफेजिया, फिर आगे वर्निकेज एफेजिया, और अगर ये सारा कुछ खराब है तो कहते हैं ग्लोबल एफेजिया। डाउन की बात। ये तो हमने देख लिया सेंसरी इनपुट को। फिर देखते हैं मोटर एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन को। देखो, बात असल में इस तरह से है, हमने घर की तामीर को पहले समझना है। जब एक घर बनाना होता है उसके बाद एक कस्टमर आया, उसने बताया जी इस तरह से मैंने घर बनाना है। अब आर्किटेक्ट होगा जो कि प्लान करेगा कि भाई घर, अगर ये बंदा ऐसा घर बनाने का ख्वाब देख रहा है तो किस तरह का घर होना चाहिए, उसमें कितने कमरे होंगे, उसका सामने फ्रंट कैसा होगा, लॉन कहाँ पे आएगा, ये सारा कुछ आर्किटेक्ट प्लान करता है। सारा नक्शा वगैरह बनाने के बाद आर्किटेक्ट नक्शा दे देता है किसी बिल्डर को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को। आगे कॉन्ट्रैक्टर सोचता है कि अच्छा, अगर ये काम करवाने हैं तो मैं इतने मजदूर लगवा देता हूँ बुनियादें खोदने में, और इतने मजदूर मैं लगा देता हूँ ईंटें जोड़ने में, और ये सारे काम करने पे, और ठीक है ना, वो मजदूरों को एक्शन देते हैं और फिर अल्टीमेटली मजदूर काम करते हैं घर बनाने के लिए। वेरी सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है। वर्निकीज एरिया को रिसीव हो गए हैं सिग्नल विजुअल कॉर्टेक्स से भी, ऑडिटरी कॉर्टेक्स से भी, और जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो आपके वर्निकीज एरिया के पास पता चल गई है। क्या जवाब देना चाहिए? ये वर्निकीज एरिया सोचता है कि यार ये अल्फाज होने चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए। तो जो भी जवाब देना चाहिए ना, उसको कौन सोचेगा? वर्निकीज एरिया। सही। और फिर वर्निकीज एरिया जवाब को आर्किटेक्ट की तरह होता है। वर्निकीज एरिया ये सोचने के बाद पैगाम भेजता है ब्रोकाज एरिया के पास। ब्रोकाज एरिया होता है कि कॉन्ट्रैक्टर की तरह, ठेकेदार की तरह। ठीक है। ब्रोकाज एरिया को पता चलता है अच्छा इस तरह का घर बनाना है या ये अल्फाज बोलने हैं, उसके लिए ब्रोकाज एरिया आगे सिग्नल भेजता है लिप्स को, चीक्स को, लैरिंग्स को, इन चीज़ों को सिग्नल भेजता है कि भाई तुम लोग जो है ना वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करोगे, इस तरह से करोगे तो बंदा ये बोल सकेगा। सही होगी बात? तो बात समझ में आ गई। तो अगर तो आपका वर्निकीज एरिया डैमेज हो गया तो होगा क्या? बेचारा बंदा समझ ही नहीं पाएगा कि मैंने क्या बोलना है। अब एक बंदा है वो पानी मांगना चाहता है ठीक है, उसको देर में तो चल रहा है कि मैंने पानी मांगना है, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा कि यार मैं क्या बोलूंगा तो ये बंदा मुझे पानी दे देगा। ठीक है। तो वर्निकीज एरिया खराब हुआ है। ऐसे ही है जिस तरह एक बंदा घर बनाने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन आर्किटेक्ट उसको बता ही नहीं रहा कि भाई कितने कमरे बनाने हैं, कितना बड़ा घर होना चाहिए, ये सारा कुछ भी नहीं है। सही। तो ये तो हो गया अगर वर्निकीज एरिया नहीं है, यानी कि आर्किटेक्ट नहीं है। दूसरा देखते हैं अगर ब्रोकाज एरिया ना हुआ तो क्या होगा? तो अगर ठेकेदार नहीं होगा तो हमारे पास पूरी प्लानिंग तो मौजूदा घर बनाना किस तरह से है, लेकिन आगे हम मजदूरों को काम पे लगा ही नहीं पा रहे। इसको हम बना देते हैं मोटर एफेजिया। इसमें ये होता है कि आपके ब्रेन में आपको पता है कि आपने क्या बोलना है। मैंने बोलना है मुझे पानी दे दो, मैं सोच ही जा रहा हूँ कि यार ये तीन अल्फाज बोल रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रही बोलूँ कैसे।
ठीक है, तो वो क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ही काम नहीं कर रहा, ब्रोकर एरिया काम नहीं कर रहा। और फिर तीसरा आता है अगर आर्टिकुलेशन ना हो पा रही हो, यानी कि आर्किटेक्ट ने प्लान भी बना लिया, ठेकेदार भी सही है, लेकिन मजदूर ही जवाब दे बैठे हैं। ठीक है, तो ये है कि अगर आपकी आर्टिकुलेशन ही ना हो पा रही हो, यानी कि अल्टीमेटली आप यहाँ पे आप स्पीच करवा ही ना पा रहे हो, या करवा भी पा रहे हो तो हमें वो जंबल बम्बल से वर्ड हो जाए, तो अगर वर्ड्स आपके जंबल हो जाए ना तो आपकी बात का मान ही नहीं बन पाता। मैंने अगर उसको कहना है भाई मुझे खाना नहीं पानी चाहिए, ठीक है, या मुझे खाना ना दो पानी दे दो, अब अगर मैं अल्फाज को जंबल बम्बल कर दूँ, ना दो खाना दो पानी नहीं, ऐसे करके बोल दूंगा तो अगला करके पता नहीं है इसकी बात का मफहूम क्या है। ठीक है, तो अपनी बात को समझाना ये इतनी बड़ी, अब देखो ना एक एक पता चलता है कि हर चीज़ कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला की, हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि एक जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ, मैं जो कॉन्सेप्टों को समझा रहा हूँ, मेरा वर्णिक की सोचते हैं कि भाई ये बोलोगे तो आपके ऑडियंस को समझ में आएगी क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये सारा कुछ अल्लाह का शुक्र है, बहुत एक अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त किस्म का हमें सिस्टम दिया हुआ है। समरी वो ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि ओवरऑल हमारे पास दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, एक होती है किसी बात को सुन के बोलना, और एक होता है किसी बात को पढ़ के या देख के बोलना। तो जब हम सुन के बोल रहे हो तो उसमें क्या होता है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स के पास सिग्नल आते हैं, फिर हमारा वर्डिक एरिया सोचता है कि सिग्नल का मतलब क्या है, और फिर ये प्रोसेस करता है कि हमें क्या बोलना चाहिए, जो भी बोलना चाहिए वो बताया था ब्रोकर एरिया को, बताता है थ्रू आर्क्यूट फेसिकुलस। ये आर्क्यूट फेसिकुलस का जिक्र हमने पहले नहीं पढ़ा, यहाँ पे डिस्कस करें वो आर्क्यूट फेसिकुलस के वर्डिक एरिया आर्क्यूट फेसिकुलस के थ्रू ब्रोकर एरिया को बताता है कि भाई ये बोलना है। फिर आगे ब्रोकर एरिया प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से कहता है कि फलाने फलाने मसल को इतने तक कॉन्ट्रैक्ट करवा दो, चीक्स को बंद करवा दो, टीथ को बंद करवा दो, पीछे से हलक से आवाज निकालो ताकि बंदा ये बोल सके। सही की बात। तो ये तो हो गया किसी भी बात को सुन के बोलना, और दूसरा होता है किसी भी चीज़ को देख के बोलना, उसमें होता है विजुअल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा, आगे बढ़ने के लिए प्रोसेस करेगा, और बाकी सारा आगे प्रोसीजर सेम है। दोनों के बाद नेक्स्ट देखते हैं हम वाली कॉर्पस कैलोसम और एंटीरियर कमीशन को। बेसिकली हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए होता है कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम इज द लार्जेस्ट कनेक्शन बिटवीन द टू हेमिस्फीयर्स। इनफैक्ट आप कहते हो कॉर्पस कैलोसम सबसे बड़ा नर्व फाइबर्स का बंडल है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, या ब्रेन के अंदर नर्व फाइबर्स के जो बंडल है उनमें सबसे बड़ा ये कॉर्पस कैलोसम है। अच्छा जी, कॉर्पस कैलोसम जनाब वाली अच्छा एंटीरियर कमीशन जो होता है ना, ये कनेक्ट कर रहा होता है हमारे ब्रेन के राइट साइड और लेफ्ट साइड के टेम्पोरल लोब के एंटीरियर पोर्शंस को। ठीक हो के बाद, तो ये जो टेम्पोरल लोब के ये वाले जो पोर्शन होते हैं ये कनेक्ट हो रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीरियर कमीशन। अच्छा, अब अगर हमें कॉर्पस कैलोसम के फंक्शन को समझना हो कि भाई इसकी अहमियत कितनी है, तो एक ही तरीका है, कॉर्पस कैलोसम को काट दो, जो जो फंक्शन खत्म हो जाएंगे हमें पता चलेगा यार ये सारे फंक्शन कॉर्पस कैलोसम कर रहा था। तो होता बेसिकली ये, हम कॉर्पस कैलोसम को काटते हैं। अच्छा, ये बात आपको पता है जो हमारा डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है, आमतौर पर लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट हेमिस्फीयर का ही वर्निक एरिया हम यूज कर रहे होते हैं, उसी का ब्रोकास एरिया यूज कर रहे होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा डेवलप्ड है। सही की बात। तो अब बात ये है, वर्निक एरिया ने लेफ्ट साइड के हेमिस्फीयर के वर्निक एरिया ने सोच लिया कि ये बोलना है, ये मूवमेंट करवानी है, जो कुछ भी सोच लिया, ये राइट हेमिस्फीयर को तो बता ही नहीं सकेगा क्योंकि कॉर्पस कैलोसम तो है नहीं। तो राइट हेमिस्फीयर को हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं। तो ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर बॉडी की मोटर मूवमेंट्स नहीं करवा पाता। राइट हेमिस्फीयर बॉडी के कौन से हिस्से की वो मूवमेंट्स करवाता है? लेफ्ट बॉडी की। ये बात आपको पता है ना, ब्रेन का राइट एरिया बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और ब्रेन का लेफ्ट एरिया बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो अगर कॉर्पस कैलोसम नहीं होगा तो वर्निक एरिया के सिग्नल राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पास नहीं जा सकेंगे और हम बॉडी की लेफ्ट साइड की मूवमेंट्स वगैरह नहीं करवा सकेंगे। ये तो एक बात हो गई। दूसरा, जो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर है उसके पास जो भी सिमेटिक इन्फॉर्मेशन आ रही है या विजुअल इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो इस साइड को तो वर्निक एरिया इतना सा डेवलप्ड है नहीं कि वो प्रोसेस कर सके इन्फॉर्मेशन को। इधर का डेवलप्ड है ना, लेकिन हमारे पास कॉर्पस कैलोसम है ही नहीं। इस वजह से नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है उस इन्फॉर्मेशन को वर्निक एरिया तक पहुंचा ही नहीं पाएगा लेफ्ट हेमिस्फीयर के। तो इसका मतलब लेफ्ट हेमिस्फीयर जो भी थिंकिंग कर रहा है, जो भी वर्निक हेमिस्फीयर काम कर रहा है, उसमें वो इधर से आने वाली इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं कर पाएगा। सही हो गई बात। तो यानी कि ये भी कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन है कि आपके किसी भी हेमिस्फीयर में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उस इन्फॉर्मेशन को डोमिनेंट साइड के वर्निक एरिया तक पहुंचाया जाता है ताकि वर्निक एरिया उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अपनी प्रोसेसिंग करे, अपनी थिंकिंग वगैरह कर ले। सही हो गई बात। फिर आगे वो बात कर रहे हैं कि अगर हम कॉर्पस कैलोसम को हमने काटा हुआ है तो जो नॉन डोमिनेंट साइड है ना वो थोड़ा बहुत फंक्शन कर सकती है, यानी कि वो सिर्फ रिटन वर्ड्स को शायद रीड कर सकती है, बस इतना कर सकती है, लेकिन कुछ सुनना या ये वाले काम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर सकती। जबकि जो डोमिनेंट साइड का हेमिस्फीयर होगा वो जो बात सुनेगा वो उसको प्रॉपर प्रोसेस कर सकेगा, जो चीज़ पढ़ेगा प्रॉपर प्रोसेस करेगा, क्योंकि डोमिनेंट हेमिस्फीयर में तो वैसी वर्निक एरिया ब्रोकस एरिया सारा कुछ डेवलप्ड है ना, तो डोमिनेंट हेमिस्फीयर सारे फंक्शंस कर रहा होगा, जबकि नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में जो आपकी सिग्नल्स वगैरह जा रहे होंगे वो प्रॉपर्ली प्रोसेस ही नहीं हो पा रहे होंगे, वो बेचारे ज़ाया हो जाएंगे। सही की बात। जो इन्फॉर्मेशन इमोशन से एसोसिएटेड होती है ना, वो इन्फॉर्मेशन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। ठीक है, चाहे कॉर्पस कैलोसम ना हो, क्योंकि ये जो इमोशनल इन्फॉर्मेशन है ये कौन से एरिया में होती है?
ये लिम्बिक एरिया या कह लो कि टेम्पोरल लोब का जो एरिया है, इसी में आपके पास लिम्बिक कॉर्टेक्स वगैरह, ये लिम्बिक एसोसिएशन एरिया होते हैं ना, तो टेम्पोरल लोब के ये रीजन्स दोनों साइडों के आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीरियर कमीशन। तो इसका मतलब है जो इमोशनल इन्फॉर्मेशन है वो दोनों हेमिस्फीयर आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। पहले हमने कहा था ना कि भाई अगर नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में कोई रीडिंग के बारे में सिग्नल्स आ रहे हैं या कुछ सुनाई दे रही है तो वो हम नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर को नहीं बता पाएंगे क्योंकि कॉर्पस क्लोसम कटा हुआ है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आए जिसका इमोशन से ताल्लुक हो तो वो जरूर दूसरे हेमिस्फीयर के पास पहुंच जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देते हैं कि नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में सिग्नल आया किस, अब ये एक ऐसा सिग्नल जिसमें इमोशन इन्वॉल्व है ही हैं, चाहे इसका जवाब नो दे चाहे इसका जवाब यस दे, बहरहाल इमोशंस उसमें इन्वॉल्व है ही हैं। लेकिन नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर का ब्रोकाज एरिया वगैरह वर्निकिस एरिया इतना अच्छा बना हुआ ही नहीं है, इतना अच्छा डेवलप ही नहीं हुआ हुआ। तो असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में आया किसका सिग्नल, तो इस सिग्नल को हम जवाब वगैरह नहीं दे सकेंगे। लेकिन चूंकि इसमें इमोशंस इन्वॉल्व थे इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास दूसरे हेमिस्फीयर में भी चली गई थ्रू एंटीरियर कमीशन, और फिर दूसरे हेमिस्फीयर के वर्निकिस एरिया ने देखा कि इसका क्या मफहूम बना है और फिर फौरन ब्रोकाज एरिया के थ्रू हमने जवाब दे दिया जी नो वे। तो ये जवाब देना इस बात का सबूत है कि इमोशनल इन्फॉर्मेशन में दोनों हेमिस्फीयर ने आपस में कनेक्शन कर लिया था, आपस में कम्युनिकेट कर लिया था। सही हो गया। अगर आप एक पेशेंट से पूछेंगे ना कि आप तुमने नो वे क्यों कहा है, तो वो मजीद इसको सोचना या एक मुनासिब जवाब देना ये वाले काम नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि भाई बस इमोशनल इन्फॉर्मेशन का आपस में एक्सचेंज हुआ था और वर्निकिस एरिया ने हिसाब लगाया इसका क्या जवाब देना चाहिए, जवाब दे दिया। बाकी पूरे फ्रंटल कॉर्टेक्स और पूरे थिंकिंग का आपके पास कोई कनेक्शन नहीं हुआ हुआ, सिर्फ एक इमोशनल इन्फॉर्मेशन आई थी और आपने उसका जवाब दे दिया इमोशनल से, पूरी थिंकिंग वगैरह कोऑर्डिनेट नहीं है। सही होगी बात। हमारे पास थॉट्स, कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी। अच्छा ये थोड़ी मुश्किल है हमारे लिए क्योंकि जो एग्जैक्ट न्यूरल मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में सही से पता नहीं है। खैर एनीवेज सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इन्वॉल्व तो है, लेकिन हमने ये देखा है कि अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बहुत बड़े पोर्शन को हम काट भी दें तो भी कुछ ना कुछ थॉट्स हो रही होती हैं। इसका मतलब है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अलावा और भी एरियाज थॉट्स में इन्वॉल्व हैं। अलबत्ता सेरेब्रल कॉर्टेक्स नहीं होगा तो उतनी गहराई में नहीं सोच सकेंगे, उतना अच्छा थॉट प्रोसेस नहीं होगा। सही है की बात। तो और जिस तरह मिसाल के तौर पर जो बेसिक थॉट्स होती है ना, ये हमारा पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व ही नहीं करती, ये बिल्कुल लोअर ब्रेन लेवल पे हो रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पेन हो गई, कभी मैं सोचता हूँ मुझे बड़ी दर्द हो रही है, इसमें आपका इतना सेरेब्रल कॉर्टेक्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता। हमने चेक भी किया था कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हमने स्टिमुलेट किया तो बस थोड़ी बहुत पेन के सिग्नल्स मिलते हैं। अलबत्ता अगर लोअर ब्रेन एरिया जैसे कि हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, इनको स्टिमुलेट करके भी एक अच्छी खासी पेन के सिग्नल्स हमें मिल जाते हैं। तो इसका मतलब पेन को समझने के लिए, फील करने के लिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इतना खास यूज करने की जरूरत ही नहीं है। सही। वेरी सिमिलरली कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके लिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स बड़ा जरूरी है। जैसे आप कोई भी चीज देख रहे हो तो उसके लिए अगर आपका विजुअल कॉर्टेक्स होगा, ऑक्सीपिटल लोब होगा तो ही आप किसी चीज को देख सकते हो, सेंस कर सकते हो। अगर नहीं होगा तो बाकी एरियाज, ब्रेन स्टेम, ये वो देखने में कोई रोल नहीं प्ले कर सकते। सही हो गई बात। तो यानी कि थॉट में एक ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हैं। ओवरऑल कोई अगर हम थ्योरी समझना चाहें कि यार ये थॉट जो है इसमें क्या होता होगा, तो वो कह रहे हैं कि साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ एरियाज जो है वो स्टिमुलेट होते हैं। ये जो थ्योरी है इसको हम कहते हैं होलिस्टिक थ्योरी, कि एक जो थॉट है वो किसी भी एक जगह का काम नहीं है कि अगर मैं कहूँ ब्रेन की इस जगह पे थॉट्स चल रही है, इस जगह पे थॉट्स चल रही है, नहीं, ये बल्कि एक पूरा क्युमुलेटिव एक्ट है जिसमें आपके ब्रेन के मुख्तलिफ एरियाज, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसके मुख्तलिफ एरियाज एक्टिवेट हो रहे होते हैं और हर एरिया कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहा होता है। तो थॉट एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके लिम्बिक एरिया, हाइपोथैलेमस इमोशनल कंपोनेंट को चेक कर रहे होंगे कि किसी भी सोच से जो आपके जहन में खुशी आ रही है या जो डिप्रेशन आ रहा है उसको चेक कर रहे होंगे। सही के बाद फिर वेरी सिमिलरली जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो उस थॉट की मुख्तलिफ चीज़ों को एनालाइज कर रहा होगा कि यार अगर कुछ मुझे टच हो रही है तो वो सोच रहा होगा कि यार एग्जैक्टली बॉडी की कौन सी चीज़ को टच कर रही है, ये क्या चीज़ हो सकती है, इतनी ठंडी कौन सी चीज़ होती है। तो ये वाले प्रोसेस सोचना है, फीलिंग द टेक्सचर ऑफ सिल्क, या ये जो चीज़ें हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों के मिलने से आपकी थॉट्स चल रही होती हैं। ठीक, थॉट को देख लिया। उसके बाद है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तो सिंपल सी बात है, होश। अब किसी को कहो तुम्हें होश है, इसका मतलब होता है कि आपको पता है कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आपके साथ ये हो गया, ये चोरी हो गई है, तुम पता नहीं क्या बंदे हो। ठीक है, तो यही होश बेसिकली का कॉन्शियसनेस यही होता है कि आपको अपनी सराउंडिंग के बारे में अवेयरनेस हो। डन हो के बाद और फिर तीसरी चीज आती है हमारे पास मेमोरी। अब हम देखते हैं मेमोरी को। हमारे पास मेमोरी सीधी सी बात है, जब भी कुछ चीज़ हम देखते हैं या सुनते हैं या कोई भी चीज़ महसूस करते हैं तो उसके सिग्नल जाते हैं हमारे ब्रेन में। ठीक है, और ब्रेन में किसी ना किसी पाथवे के थ्रू ये सिग्नल्स गुजरेंगे। तो मिसाल के तौर पर समझ लीजिएगा ये हमारे ब्रेन में काफ़ी सारे न्यूरॉन्स हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स पाथवे बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। कभी हम कोई एनिमेशन वगैरह देखते हैं तो उसमें आइडिया होता है कि इतने समुद्र है पूरा न्यूरॉन्स का। ठीक है, अब जो भी इन्फॉर्मेशन आई है वो ज़ाहिर बात है किसी ना किसी न्यूरॉन्स, ये मिसाल के तौर पे इन न्यूरॉन्स के थ्रू गुजरते हुए वो इन्फॉर्मेशन गुजरी है। तो ये जो एक कोई भी इन्फॉर्मेशन आई है उसने ये रास्ता ऑप्ट किया ना, इस रास्ते में थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाएंगी। इस रास्ते के हो सकता है साइनेप्स थोड़े से चेंज हो जाएं, साइनेप्स इस इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़े बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन आएगी तो ज़्यादा तेज़ी से उसको लेके जाएंगे या कुछ ना कुछ चेंज। अब ये जो एक ट्रैक बनाना है आने वाली इन्फॉर्मेशन का, इसको हम नाम देते हैं मेमोरी ट्रेसेस।
सही की बात। अलबत्ता हम जितना कुछ सुन रहे होते हैं, जितना कुछ देख रहे थे, वो सारा कुछ याद नहीं करते। इसी वजह से ज़्यादातर ये जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं इनको हम ख़त्म कर देते हैं ताकि यही वाले न्यूरॉन्स किसी और मेमोरी के काम आ जाएं। लेकिन कुछ ट्रेसेस होते हैं जिनको हम बरकरार रखते हैं, वो आगे हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अच्छा, अभी जो मेमोरी वाला काम चल रहा है ना, ये ब्रेन के ऑलमोस्ट ऑल लेवल्स पे चल रहा होता है। स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन मतलब लोअर ब्रेन लेवल्स पे, सेरेब्रम में, सारे लेवल्स पे चल रहा होता है। अब आप सोचेंगे स्पाइनल कॉर्ड में किस किस्म की मेमोरी होती है। मिसाल के तौर पे अब आपकी जो वॉकिंग मूवमेंट्स है वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह से अब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, अब आपको पूरे स्पाइनल कॉर्ड को आदत हो चुकी है कि यार इतना बड़ा स्टेप होगा, इतना चौड़ा स्टेप होगा, इतनी देर बाद मैंने अगला स्टेप उठाना है। तो कई दफ़ा फिर शुरू में तो आप सीढ़ियाँ देख देख के चलोगे, ठीक है। पहली दफ़ा जब आप किसी तरह की सीढ़ी पर चल रहे होते हो, बड़ा देख देख के चलोगे, लेकिन फिर आपको आदत हो जाएगी, आपका स्पाइनल कॉर्ड को पता चल जाएगा, फिर आप आंखें बंद करके भी सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। सही है, या आप मोबाइल यूज़ करते हुए भी सीढ़ी चढ़ सकते हो। तो इसको मतलब स्पाइनल कॉर्ड याद कर चुका है कि यार ये इस तरह की सीढ़ियाँ हैं। हाँ, अगर आप किसी फ़र्क सीढ़ियों में जा रहे हो जिनके बड़े बड़े स्टेप्स हैं, तो फिर आपको ध्यान से एक एक स्टेप रखना पड़ेगा, ये याद हो जाएगा। तो यानी कि स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे भी कुछ ना कुछ मेमोरीज हो रही हैं, लोअर ब्रेन लेवल से मेमोरी हो रही है, और अल्टीमेटली सारी बात है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में तो फिर मेमोरी हो रही है। फिर खासतौर पर जो मेमोरी होती है ना, जो आपके इंटेलेक्चुअल फंक्शन में रोल प्ले कर रही होती है, या जो टिपिकली हम कहते हैं यार उसकी यादाश्त, कि वो याद कर रहा है, यार मुझे याद आ रहा है कि ये वाली चीज़ है ना, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स वगैरह के अंदर ही होती है। सही। अब आगे देखते हैं जनाब वाली, हमारे पास दो तरह की चीज़ होती है, एक होती है पॉजिटिव मेमोरी, एक होती है नेगेटिव मेमोरी। आप जो भी चीज़ देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, हर चीज़ के सिग्नल्स आपके ब्रेन में एक दफ़ा ज़रूर जाते हैं। फिर आपका ब्रेन देखता है कि क्या ये अहम चीज़ है या गैर अहम चीज़ है। अगर तो गैर अहम चीज़ है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, हम उसको इनहिबिट कर देंगे कि यार इसको ब्रेन में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, जो ट्रैक बना था उसको ख़त्म कर दो। तो ऐसी को हम कहते हैं नेगेटिव मेमोरी। 99% ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन में आ रही होती है उसको हम ऐसे डिस्कार्ड कर देते हैं, नेगेटिव मेमोरी। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, या वो हमारे लिए कोई पेन या प्लेयर कॉज कर रही हो, या वो इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी के कोई इमोशंस वगैरह के साथ रिलेटेड हो, या वैसी हमारे उसमें दिलचस्पी हो, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम नाम दे रहे होते हैं पॉजिटिव मेमोरी। अब होता बेसिकली क्या, मिसाल के तौर पे आप गाड़ी में जा रहे थे, कहीं बहुत दूर पहुंचे आप, आपके साइड से सैकड़ों गाड़ियां गुजरी, उनके बहुत सारे कलर्स थे, हर गाड़ी का कोई नंबर प्लेट भी थी, आपने बहुत सारी नंबर प्लेट्स देखी, बहुत सारे बंदे देखे, बहुत सारे दख्त देखे, बहुत सारे परिंदे देखे, सारा कुछ देखा। लेकिन एट द एंड अगर मैं पूछूं कि यार आपको याद है कि व्हाइट करोला आपके साथ से गुजरी थी, आपको नहीं, मुझे नहीं याद। उसका नंबर क्या था, आपको मुझे नहीं याद। बंदे कितने देखे, मुझे नहीं याद। लेकिन अगर कोई गाड़ी गुजरी, उसमें से एक लड़की ने आपको हैंड वेव कर दिया, तो अब जो भी गाड़ी गुजरी है उसका सिग्नल आपके ब्रेन में गया जरूर है, लेकिन लड़की के हैंड वेव करने का जो सिग्नल है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो वो वाले सिग्नल को आपने स्टोर कर लिया, वो होगी हमारी पॉजिटिव मेमोरी। प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी देख ली, उसका नंबर देखा कि यार प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी की नंबर प्लेट पे क्या लिखा होता है, ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो वो यहाँ पे स्टोर हो गया। बाकी सारा कुछ आए, सारे चीज़ों के सिग्नल्स थे, लेकिन बाकी सिग्नल्स को हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो होता बेसिकली ये जो नेगेटिव मेमोरी के सिग्नल्स आते हैं उनको ये न्यूरॉन्स जो है वो इग्नोर करते हैं। यानी नेगेटिव मेमोरी के सिग्नल्स आए तो अगली दफ़ा जब उस तरह का सिग्नल आता है ना, तो ये न्यूरॉन उसको इनहिबिशन कर रहे होते हैं, यानी कि जो भी सिग्नल जिसने प्रोड्यूस किए थे उसको इनहिबिट करते हैं कि जाओ जाओ यार काम करो, तुम तो वेली किस्म की इन्फॉर्मेशन हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे जिस तरह एक्चुअल लाइफ में वो कहते हैं ना, बार बार का आना कदर घटा देता है। आप किसी का रोज़ रोज़ जाते हैं, वो आपकी वैल्यू करना खत्म हो जाए, तो ये वो वाली मिसाल है। सही है बात। इसको हम नाम देते हैं हैबिचुएशन, कि आदत हो गई आपके ब्रेन को इस तरह की चीज़, के ब्रेन इस तरह की बातों पर गौर नहीं करता। मैं ऐसे रूम में बैठ के वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे ट्रैफिक की आवाज़, या मैं ऐसे रूम में बैठ के पढ़ाई करता हूँ जहाँ पे ट्रैफिक की आवाज़ आती रहती है। अब ट्रैफिक की आवाज़ की मुझे आदत हो गई है, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, मैं आराम से अपना लगा रहता हूँ, मेरा ध्यान ही कहीं और है। कोई मेरे से पूछे यार आपको याद है मैंने गाड़ी को हॉर्न दिया था, और मैं कहूँगा भाई मैंने गौर ही नहीं किया। सही के बाद उसके हॉर्न की इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन में आई ज़रूर थी, लेकिन मैंने उसको इनहिबिट कर दिया कि यार गोली मारो। अब अच्छा, ये जो आई ज़रूर थी, इसकी मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। हम मिसाल के तौर पे क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर बोल रहा है और मैं टीचर की बात को नहीं सुन रहा, मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वक्त जो टीचर बोल रहा है वो मेरे लिए नेगेटिव मेमोरी बनी हुई है, वो मैं उसको इनहिबिट, मेरा ब्रेन उसको इनहिबिट कर रहा है कि यार ये बात मेरे लिए अहम नहीं है। तो टीचर जो भी बोल रहा है वो नेगेटिव मेमोरी बनी हुई है, और फ़ोन में मैं जो देख रहा हूँ उस पर मेरा ध्यान है सारा। अब मिसाल के तौर पर टीचर कहते हैं आप भी खड़े हुए बताया मैंने क्या बताया है, ठीक है, या आपका नाम लेते हैं, बताया जी मैंने क्या बताया। तो अभी जो पिछला एक दो जुमले टीचर ने बोले हैं ना, वो एट टाइम्स हमारे दिमाग में होते हैं, हम कहते हैं टीचर आपने ये कहा है, उससे पहले क्या कहा था, सॉरी टीचर वो नहीं पता। तो बात असल में ये है, जो बिल्कुल रिसेंटली जुमले बोले हैं ना, उनकी इन्फॉर्मेशन अभी फिर ही रही होती है, वो भी इनहिबिट नहीं होती, हम रिकॉल कर लेते हैं और हम कहते हैं टीचर आपने ये बताया है, और उससे पहले वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा ब्रेन इनहिबिट कर चुका है, उसको वॉश आउट कर चुका है, उसको हम इग्नोर मार के निकाल भी चुके हैं। सही होगी बात। तो यानी कि हर चीज़, हर सेंसेशन आपके ब्रेन में आ जरूर रही होती है, अलबत्ता हम सारी को स्टोर नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, हमारी मेमोरी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम सारी को स्टोर कर सकें। ज़्यादातर को हम फारिग करा देते हैं, इसको हम कहते हैं इनहिबिशन या हैबिचुएशन या नेगेटिव मेमोरी, और कुछ होती है जिसको हम पे स्टोर करते हैं जो हमारे लिए अहम होती है, इसको हम नाम देते हैं मेमोरी सेंसिटाइजेशन या पॉजिटिव मेमोरी। डाउन के बाद फिर आगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरीज। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरीज में एक तो हम टाइप देख चुके हैं, एक मेमोरी होती है पॉजिटिव मेमोरी,
और एक होती है नेगेटिव मेमोरी। एक तो ये क्लासिफिकेशन होगी। दूसरी क्लासिफिकेशन होती है टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, कितनी देर तक मेमोरी आपके माइंड में रहती है, तो उसके हिसाब से होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक, और फिर तीसरी एक और टाइप ऑफ मेमोरी है। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, इसी की एक टाइप वर्किंग मेमोरी भी है। वो आपको याद होगा पहले हमने डिस्कस किया था वर्किंग मेमोरी क्या होती है। खैर, अच्छा, ये तो हमने दूसरी दो तरह की क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक क्लासिफिकेशन हो गई। शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट, लॉन्ग टर्म दूसरी क्लासिफिकेशन हो गई। तीसरी क्लासिफिकेशन भी होती है मेमोरी की, और वो होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी और स्किलफुल मेमोरी। ये जो मेमोरी है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक डिक्लेरेटिव ये होती है कि वो मेमोरी जो कि आप बोल के बता सकते हो। ऐसे मिसाल समझ लो, ठीक है, या कोई वाकया है या कोई इंसिडेंस है, और वो आपके ज़हन में बैठा हुआ है और आप बोल के बताते हो यार ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर एक काले रंग की गाड़ी आई थी, फिर उसने बड़ी स्पीड से हिट किया था, ये सारा कुछ। ठीक है, तो एक डिक्लेरेटिव मेमोरी। और जो स्किलफुल मेमोरी होती है वो है आपका कोई स्किल, जो कि आप किसी को बोल के एग्जैक्टली बता नहीं सकते ना, आपको किसी सुनने से। मिसाल के तौर पे मुझे स्केटिंग आती है, ठीक, क्या मैं किसी को बोल के सिखा सकता हूँ स्केटिंग कैसे करते हैं? कभी भी नहीं सिखा सकता। वो जब खुद करेगा तो ही सीखेगा। तो यानी कि ये स्केटिंग का आना, ये मेरे लिए एक स्किलफुल मेमोरी है कि भाई मुझे स्केटिंग करना आती है, आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखी है और अब मुझे याद हो चुका है कि स्केटिंग कैसे करते हैं। ड्राइंग कैसे करते हैं, ये मेरी स्किल डेवलप हो चुका है। ठीक है, इसमें खैर सेरिबेलम का भी रोल है, लर्निंग का भी रोल है, वो सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन बहरहाल मेमोरी भी है। बहुत अरसे बाद अगर आप कर रहे हो तो यार अब तो मैं भूल ही गया ड्राइंग कैसे करते थे, निटिंग कैसे करते थे, यार मैं तो भूल ही गया। ठीक है, और तो कंप्लीटली भूलते नहीं, हम जब थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं तो फौरन दोबारा वो चीज़ें हमारे ब्रेन में एक्टिव हो जाती है। लेकिन बहरहाल मेमोरी की एक और क्लासिफिकेशन देखी हमने, डिक्लेरेटिव मेमोरी, जो कोई इवेंट्स हो, हादसा हो, जो आपके बोल के बताते हो, जो किस्सा हो गया कोई ना कोई, और स्किलफुल मेमोरी, जो आपको कोई स्किल आपने सीखा हुआ है। दोनों के बाद फिर आगे आते हैं हमारे पास टाइम के हिसाब से मेमोरी की टाइप्स, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट, लॉन्ग टर्म, और ये सारा कुछ ये इंशाल्लाह पार्ट 4 की वीडियो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।